नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान बोर्ड बाई खान सर पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं आदिकाल का संपूर्ण विवेचन। सबसे पहले हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम लोग स्वातंत्र युग अर्थात 1947 के बाद जीवन जी रहे हैं, और इस समय जो भी रचनाएं हो रही हैं वह स्वातंत्र युग में हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि आदिकाल में कौन कौन सी रचनाएं हुई थी, और आदिकाल को आदिकाल कहा क्यों जाता था, इसका काल समय क्या था, कालखंड क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल का संपूर्ण विवेचन और काल विभाजन, नामकरण, प्रमुख कवि, कालजयी रचनाएं। और ये जो संवत दिया हुआ है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 संवत से लेकर के 1375 संवत तक किया था। अगर आप लोगों को संवत से ईस्वी में निकालना है, अगर मान लीजिए आप लोगों को 1050 संवत दिया हुआ है, और अगर इसको आप ईस्वी में निकालना चाहते हैं, तो इसमें आप 57 घटा दीजिए। अगर 57 घटाते हैं तो 1050, यहाँ पे 57 माइनस करेंगे, 3 और 4 9 और 9, 993 ईस्वी से आपका आदिकाल शुरू हो जाता है। इसी तरीके से आप हमेशा 57 प्लस करेंगे, तो जैसे वर्तमान समय में हम 2026 में जी रहे हैं, तो अगर 2026 में आपको लोगों को 57 जोड़ेंगे तो आपका संवत आ जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला संवत आ जाएगा 3802। ये आपका संवत हो गया। तो आगे बात करते हैं आदिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। बात करें कि आदिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, तो अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात करें तो ये टोटल 12 रचनाओं को लेकर के आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम देते हैं, जिसमें कि ये पृथ्वीराज रासो को प्रमुख रूप से मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंदबरदाई ने की थी। चंदबरदाई ने की थी। और इसके बाद ये बिसल देव रासो भी लेते हैं। टोटल 12 रचनाओं को लेकर के ये वीर गाथा काल का नाम देते हैं। परंतु वीर गाथा काल का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब 1952 में आदिकाल का इतिहास लिखते हैं, तो वीर गाथा काल की जगह उसको आदिकाल का नाम देते हैं, और उसमें बिसल देव रासो को निकाल देते हैं, क्योंकि बिसल देव रासो ऐसी पहली ग्रंथ है जिसमें कि 12 मासा का वर्णन हुआ है, और जिसमें प्रेमी और प्रेमिका का विरह वर्णन भी देखने को मिलता है। उसमें कोई भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता है जिसमें कि कोई वीर हो या फिर किसी राजा से किसी राजा का युद्ध हुआ हो, वीरता का वर्णन उसमें नहीं किया गया है। तो देखते हैं कि सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति क्या थी आदिकाल की पृष्ठभूमि की। तो राजनीतिक अराजकता हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के बाद छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। जैसे हर्षवर्धन का जब साम्राज्य खत्म हुआ, तो छोटे छोटे सामंत अपनी अपनी जगह पे उपस्थित हो गए, और वो आपस में युद्ध करके और अपना वर्चस्व स्थापित कर लेना चाहते थे। अब जब छोटे छोटे राजा अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, तो वो छोटे छोटे कवियों को भी रख लिए। अब जब छोटे छोटे कवि हो गए उनके पास, तो वो कवि जिनके सहारे थे उन्हीं का केवल गुणगान करने लगे, अर्थात उनको सर्वोच्च मानने लगे। इससे क्या हुआ कि एक जो हर्षवर्धन का पूरा बड़ा साम्राज्य था, भारत जैसे बड़े साम्राज्य में बहुत सारे सामंत उपस्थित हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे राजा हो गए, और वो आपस में युद्ध करना शुरू कर दिए, और एकता विखंडित हो गई। आगे सामंती संस्कृति, ये मैंने पहले बताया, सामंती संस्कृति वीरता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया। एक छोटा सामंत किसी दूसरे सामंत पे हमला करता था, और जब उसको जीत लेता था तो वो सोचता था मैं बड़ा राजा हो गया। उसके बाद वो तीसरे पर, अर्थात वो अपने युद्ध का प्रदर्शन इतना ज़्यादा करते थे कि अपने को सर्वोच्च बनाने के लिए हमेशा युद्ध में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण वो जनता पे ध्यान नहीं दिया करते थे। और इसी समय इसी जनता पर ध्यान न देने के कारण जैन धर्म, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भी हुई थी। विदेशी आक्रमण, उत्तर पश्चिम से निरंतर होने वाले मुस्लिम आक्रमणों से जनजीवन प्रभावित था। इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी वगैरह आक्रमण किए थे उस समय 1050 ईस्वी के समय में। और धार्मिक स्थिति, बौद्ध धर्म का पतन और सिद्धोनाथों का उदय। बौद्ध धर्म का इस समय पतन हो चुका था, और सिद्ध और नाथ साहित्य, गुरु गोरखनाथ वगैरह इस समय आ चुके थे, और उनका धर्म प्रसारित हो रहा था। अब नामकरण, विभिन्न विद्वानों के मत। अब ये आपके विद्वानों के नाम है इतने, ये प्रमुख प्रमुख विद्वान हैं। इनकी अलग अलग पुस्तकें आई हुई हैं, और अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग इनके द्वारा नाम दिया गया है आदिकाल का। प्रस्तावित नाम और तर्क का मुख्य आधार क्या था, तो देखो रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले वीर गाथा काल नाम दिया था। पहले ही मैंने बताया 12 प्रमुख वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रधानता थी इसमें। लेकिन इसमें से
इन्होंने क्या काम किया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की जो रचनाएं थी उनको हटा दिया, बिसलदेव रासो को हटा दिया, इन सब रचनाओं को हटा करके कहा कि ये सारी रचनाएं वीरगाथात्मक नहीं है। जैसे पदावली है, पदावली में कोई भी वीरगाथात्मक बात नहीं हुई है, वो एक राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। इसी तरह से कीर्ति पताका हो गई, कीर्ति लता हो गई, इसमें भी बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है वीरगाथा का। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल का नाम दिए साहित्य परंपरा और व्यापक पृष्ठभूमि। इन्होंने बताया कि उस समय बहुत ज़्यादा लोग जब कर रहे थे तो अलग अलग रचनाएं आ रही थी, और अलग अलग रचनाओं के आधार पर इसका नाम आदिकाल होना चाहिए, क्योंकि इस समय सिद्ध साहित्य भी था, जैन साहित्य भी था, बौद्ध साहित्य भी था, लौकिक साहित्य भी था। तो इतने साहित्य थे कि सभी को मिलाकर के कोई एक नामाकरण नहीं किया जा सकता, तो इसका नामाकरण आदिकाल कर दिया इन्होंने। अब राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म का बहुत खोज किया है, तो इन्होंने सिद्ध सामंत काल, सिद्धों की धार्मिकता एवं सामंतों की वीरता के आधार पर सिद्धों की जो धार्मिकता थी उस पर सिद्ध नाम दिया, और सामंतों की जो वीरता हो रही थी उस समय उसका नाम सामंत काल दिया, तो इसका नाम सिद्ध सामंत काल हो गया। आगे राम कुमार वर्मा की बात करें तो ये संधि एवं चारण काल कहते हैं कि भाषा की संधि अवस्था थी। अगर भाषा का आप लोग देखेंगे तो जो हमारी संस्कृत थी, संस्कृत के बाद उसके पहले जो वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत आई, उसके बाद अपभ्रंश। तो 1000 ईस्वी में क्या हो रहा था कि हिंदी और अपभ्रंश दोनों भाषाएं एक दूसरे से मिलजुल करके उस समय रचनाएं होती थी। तो वो जो रचनाएं हो रही थी वो न ही अपभ्रंश भाषा की शुद्ध रूप से थी और न ही हिंदी भाषा की शुद्ध रूप से थी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि दोनों भाषाओं की संधि की अवस्था वर्तमान समय में चल रही है, और कवियों की चारण वृत्ति हो रही है, अर्थात कवि जो हैं वो अपने राजाओं की प्रशंसा कर रहे हैं, चारण कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया संधि चारण काल। अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो बीज वपन काल इन्होंने नाम दिया, क्योंकि उस समय हिंदी की अवस्था उत्पन्न होने वाली थी, अर्थात बीज जब आप अंकुर लगाते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उस समय हिंदी का बीज रोपित किया जा रहा था, हिंदी में रचनाएं की जा रही थी जो कि आगे चल करके वर्तमान स्वरूप लेती हैं। तो साहित्यिक अंकुरण और भविष्य का आधार रखा जा रहा था। आगे आदिकाल साहित्य का वर्गीकरण। अब अलग अलग क्षेत्रों में इसका वर्गीकरण किया जाता है, जैसे सिद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म की विकृत और वज्रयान का प्रचार, सराहपा प्रमुख। अब एक चीज आप लोग जान लीजिए कि आदिकाल के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो भी सराहपा ही माने जाते हैं। आदिकाल के प्रथम कवि सराहपा ही माने जाते हैं, और ये सिद्ध थे। और जितने भी लोग सिद्ध साहित्य से जुड़े हुए हैं, जैसे सराहपा हो गए, कढ़पा हो गए, लुइपा हो गए, इन लोगों के अंतिम में पा शब्द जोड़ा जाता है, और ये पा शब्द इनका जो होता है वो सम्मान सूचक शब्द है। सभी लोगों के अंत में जितने भी 84 सिद्ध हुए हैं, 84 लोगों के अंत में टोटल पा लगता है। सराहपा हो गए, लुइपा हो गए, कढ़पा हो गए, सारे लोगों के अंत में। फिर नाथ साहित्य, 9 लोग नाथ थे, गुरु गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, ये हठ योग और वैराग्य पर आधारित साहित्य थे, और गोरखनाथ इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर जैन साहित्य देखते हैं, 24 तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर जैन हुए थे, और प्रथम तीर्थंकर का आप लोग नाम बताइए। जैन साहित्य धर्मोपदेश और रास ग्रंथों की प्रधानता इसमें थी, स्वयंभू इसमें प्रमुख कवि थे, अर्थात ये जितनी भी रचनाएं होती थी सभी के अंत में रास लगाया जाता था। रासो साहित्य राजाओं की वीरता और युद्धों का वर्णन होता था इसमें। रासो साहित्य जैसे कि पृथ्वीराज रासो आप लोग देखते हैं, उसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। वो कैसे परिणय करते हैं, संगोपिता परिणय भी आता है आप लोगों के सामने, तो उनकी विजय देखी जाती है कि वो कितना युद्ध लड़ते हैं और कितना विजय प्राप्त करते हैं लोगों के ऊपर। लौकिक साहित्य अर्थात जो लोक जीवन के लिए लिखा गया था वो लौकिक साहित्य कहा गया, क्योंकि ये जो साहित्य थे ये किसी विशेष क्षेत्रों पर आधारित थे, ये जनता की मनोभावनाओं को केंद्रित नहीं करते थे। लेकिन जो लौकिक साहित्य था वो जनता की मनोभावों को देखते हुए रचा गया था। जैसे आल्हा उदल आज भी यूपी में बजाया जाता है, तो वो लौकिक साहित्य को देखते हुए उसकी रचना की गई है। गद्य साहित्य भाषा के विकास का आरंभिक रूप, राहुल बेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये प्रथम गद्य साहित्य था। वैसे गद्य साहित्य का तो आदिकाल में जितना भी उद्भव या विकास हुआ है सारी चीजें आदिकाल में आधुनिक काल में हुई हैं, लेकिन ये आदिकाल में राहुल बेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण पहला गद्य साहित्य देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं कि सिद्ध साहित्य प्रथम पदचाप। सिद्ध साहित्य का जो प्रथम पदचाप हुआ, प्रथम उसका आया,
वो ये है कि सरापा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। समय लगभग 769 ईस्वी है। अगर 769 में आप 57 घटाएंगे, 769 में 57 घटाएंगे तो आपका 57 जोड़ेंगे तो आपका संवत आ जाएगा। सेवन 69 57 ये 826 ये आ जाएगा आपका संवत। इस समय ये रचना किए थे। रचना दोहा कोश इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। पाखंड और आडंबरों का तीव्र विरोध इन्होंने किया। सहज मार्ग और सहज यान की प्रतिपादन किया। उनकी भाषा संधा भाषा थी। अब संधा भाषा आप लोग सोचेंगे कि ये संधा भाषा क्या होती है। तो संधा भाषा ये है कि जब सिद्ध लोग जब अपना ध्यान लगाया करते थे और ध्यान में जब वो मग्न हो जाते थे और उनकी जो मुख था उनसे कुछ ऐसी आवाज़ें निकलती थी जो कि कुछ आवाज़ें स्पष्ट होती थी, कुछ आवाज़ें अस्पष्ट होती थी। तो ये जो स्पष्ट और अस्पष्ट भाषाओं का मिश्रण था उसको संधा भाषा कहा जाता था और उसको लोग ज्ञान के रूप में मानते थे कि इस समय गुरु के मुख से जो ज्ञान निकल रहा है वह असली ज्ञान है और उसी को संधा भाषा कहा गया था। कुल 84 सिद्धों का वर्णन मिलता है जिनमें लुइपा हो गए, कड़वापा हो गए, डोम्बिपा हो गए, सरापा थे। ये सारे लोग कुल मिलाकर के 84 सिद्धों के हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नाथ साहित्य का। नाथ साहित्य गुरु गोरखनाथ ने इसका प्रचार किया था और यही इसके प्रमुख माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक गुरु गोरखनाथ थे। उन्होंने सिद्धों की भोग और प्रधान योग साधना को त्याग कर हठ योग और वैराग्य को अपनाया था। सिद्ध पांच पंचमकार मानते थे। सिद्ध क्या मानते थे ना कि पंचमकार हम लोगों को करना है। इसमें मदिरा, मांस, मैथुन, मछली और मदिरा, मांस, मछली, मैथुन और एक और है पंचमकार ये मानते थे। और इन्हीं पंचमकारों के विरोध में ये नाथ साहित्य आया हठ योग को, अर्थात इन पांचों को हमको नहीं मानना है। गुरु गोरखनाथ की रचनाएं शब्दीपद, प्राण संकली, आत्मबोध ये इनकी रचनाएं देखने को मिलती है हमें। और इंद्रिय निग्रह, गुरु की महिमा पर बल, हिंदी साहित्य में शून्य निर्गुण आधारशिला रखी इन्होंने। और मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, अर्थात गोरखनाथ मिश्र बंधुओं के हिसाब से मिश्र बंधु जो लिखे हैं उसमें 5000 कवियों का संकलित किए हैं कि 5000 कवि थे। और ये जब लिखने की परंपरा आती है तो उसमें वर्णनात्मक के बाद आप वर्णनात्मक कवियों की परंपरा में आते हैं। पहला आता है कालानुक्रम अनुसार, क से वर्णन के अनुसार, तो ये कालानुक्रम में आते हैं। ये अलग अलग कालों को ये भी 4 कालों में विभाजित करते हैं मिश्र बंधु कालानुक्रम में विभाजित करके लिखे हैं। तो ये कालानुक्रम में आते हैं और इन्होंने इनको हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसका जैन साहित्य का। उपदेश और श्रृंगार स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि माने जाते हैं। इन्होंने पौमचर्यु रचा, रामकथा पर आधारित। पौमचर्यु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और स्वयंभू को प्रथम कवि भी माना जाता है आदिकाल का। जैन कवियों के भगवान महावीर के उपदेशों को रास और फागु ग्रंथों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया गया, अर्थात सभी रचनाओं के अंत में रास या फागु लगा रहेगा। अर्थात जो भी रचनाओं के अंत में आप रास देखें और फागु देखें वो रचनाएं हमेशा जैन साहित्य की आप लोगों को मिलेंगी। ये ट्रिक है। प्रमुख ग्रंथ पुष्पदंत, महापुराण, 63 महापुरुषों का इसमें जीवन परिचय है। देवसेन श्रावणकार हिंदी की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, 933 ईस्वी। शालिभद्र सूर्य, भरतेश्वर, बाहुबली रास इन्होंने लिखा हुआ है। आगे रासो साहित्य की बात करें तो वीरता की गूंज इसमें मिलती है। प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो डिंगल और पिंगल भाषा। वीर रस के लिए डिंगल कठोर, अर्थात डिंगल भाषा में ऐसी रचनाएं की जाती थी जिसमें हमको कठोर भाषा बोलनी है। अब राजा युद्ध करने जा रहे हैं तो उनको ललकारा कैसे जाएगा। और श्रृंगार के लिए पिंगल अर्थात कोमल भाषा का प्रयोग किया जाता था। जब श्रृंगार रस प्रेम का वर्णन करते थे कवि लोग तो उस समय पिंगल भाषा का प्रयोग करते थे। और जिस समय युद्ध में जाते थे और राजा को ललकारना होता था उस समय
डिंगल भाषा का प्रयोग करते थे। युद्धों का सजीव वर्णन, कवि युद्ध के मैदान में सक्रिय रहते थे। अब जब देखेंगे आप कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के साथ जाते हैं और उस समय जो जो होता है उसका दृश्य अपनी पुस्तक में लिखते हैं, तो वो क्या होता है कि सदृश वर्णन होता है। तो वही यहाँ पे कवि के साथ, कवि जो है वह राजा के साथ युद्ध के मैदान में जाता था और क्या क्या घटित होता है उसका सदृश वर्णन करता था और उसको और बढ़ा चढ़ा करके लिखता था ताकि राजा की महिमा और बढ़ती जाए। आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी, अलौकिक शक्तियों से संपन्न दिखाया जाता था, मतलब हमारे राजा इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लिए तो ये भगवान हो गए। अब वो अपने राजा को सर्वोच्च भगवान की प्रतिष्ठा देते थे। फिर दूसरे कवि हो गए, वो अपने राजा को सर्वोच्च भगवान की प्रतिष्ठा का सम्मान दिया करते थे। छंदों की विविधता थी, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो की जो रचना है, पृथ्वीराज रासो, इसको 69 समय में बांटा गया है, 69 समय में, और इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। अभी हम लोग कितने छंद पढ़ते हैं? वार्णिक छंद पढ़ते हैं, मात्रिक छंद पढ़ते हैं, उसमें भी उनके कुछ भेद ही पढ़ते हैं, जबकि ये 68 प्रकार के छंदों को केवल एक ग्रंथ में संकलित कर दिए थे। तो इसलिए छंदों की विविधता देखने को मिलती थी। दोहा अभी भी आप रामचरितमानस में पढ़ते हैं, चौपाई अभी भी पढ़ते हैं। छप्पे को कुछ लोगों ने कवित्त माना है, पहले जमाने में कवित्त का प्रयोग किया गया है इसमें पृथ्वीराज रासों में, उसी को वर्तमान समय में लगभग कुछ लोग छप्पे मानते हैं। तोमर, गाथा आदि व्यापक छंदों का प्रयोग उस समय होता था। आगे महाकवि चंद्रबरदाई के बारे में, जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की थी और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम महाकवि माने गए हैं। तो जीवन और परिचय के बारे में बात करते हैं तो चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने गए हैं और माना कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अधिकतर जगहों पे आप अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आंसर सही करते हैं तो सही ही माना जाता है, क्योंकि उनकी पुस्तक जो आई है वो प्रमाणित पुस्तक के रूप में लगभग लोग पढ़ाते हैं और आज भी पढ़ाते चले आ रहे हैं। उसके अलावा जो पुस्तक है उसमें उतने विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। ये दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के मित्र सलाहकार राजकवि थे। जन्म लाहौर 1205 के आसपास हुआ था, मृत्यु गजनी अफगानिस्तान में हुई थी और पृथ्वीराज के साथ ही लड़ते हुए हो गई थी। इनकी मृतता इतनी गहरी थी कि कहा जाता है कि एक थाल जन्म और एक थाल मरण, अर्थात एक समय ये जन्मे और एक समय मृत्यु को प्राप्त हुए, दोनों लोग। आगे पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही। इसको कुल 69 समयों में बांटा गया है। कुल छंदों के 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग और 56 छंद राजा के लिए प्रयोग किया गया है। उनकी वीरता का वर्णन इसी में किया गया है। वीर रस और श्रृंगार रस का अनूठा मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। प्रमाणिकता, यह अर्ध प्रमाणिक माना जाता है। इसके 4 संस्करण उपलब्ध है। एक बहुत बड़ा संस्करण है, उसके बाद उससे छोटा है, उसके बाद लघु है, एक अति लघु है। पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली गज्जन रूपकाज, चंद्रबरदाई ने ग्रंथ अपने पुत्र जल्हड़ को पूरा करने के लिए दिया और अपने काम के लिए चले गए पृथ्वीराज चौहान के साथ। अब जगनिक और परमाल रासो आल्हाखंड, आज भी उत्तर प्रदेश के जो आप देखेंगे कुछ क्षेत्रों में आल्हाखंड बजाया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। जगनिक ने परमाल रासो की रचना की थी। वीरता का लोक काव्य है यह। जगनिक महोबा के राजा परमाल के दरबारी कवि थे। रचना इन्होंने परमाल रासो की थी, जिसे आल्हाखंड के नाम से भी जाना जाता है। महोबा के 2 प्रसिद्ध वीर थे, आल्हा और उदल के 52 युद्धों का वर्णन इस परमाल रासो में देखने को मिलता है। अर्थात राजा के नहीं मिल रहा है, राजा के 2 प्रसिद्ध वीरों का वर्णन इसमें हमको देखने को मिल रहा है। राजा कौन थे? महोबा के राजा थे जगनिक। जगनिक जो है वो महोबा के राजा थे और परमाल उनके दरबारी कवि थे, परंतु इसमें महोबा के 2 वीरों का देखने को हमें मिला है वर्णन। यह विश्व का सबसे लंबा गेय गाने योग्य वीर गीत माना जाता है, अर्थात आप इसको संगीतमय के रूप में गा सकते हैं। वर्षा ऋतु में उत्तर भारत में, अर्थात उत्तर प्रदेश हो गया, आपका राजस्थान हो गया, इन क्षेत्रों में ये आज भी इसे बड़े चाव से गाया जाता है। इधर 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 16 लो जियेस यार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। अर्थात अगर इसका आप अर्थ निकालेंगे तो कहा जाता है कि कुत्ते का जीवन
12 वर्ष के लिए होता है, अर्थात 12 वर्ष के बाद अगर कुत्ता जीता है तो कोई काम का नहीं रह जाता है। और 16 वर्ष तक सियार का जीवन होता है और 18 वर्ष तक छत्तीर का जीवन होता है, अर्थात छत्री जो है, जो छत्री वंश में जन्म लिया है, वह 18 वर्ष ही जीने के लिए है। उसके बाद अगर जीता है तो उसके जीवन को धिक्कार माना जाएगा, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। 18 वर्ष से ज़्यादा जीना चाहिए लोगों को, क्योंकि उसके बाद नहीं जिएंगे तो जितने छत्री जन्म ले चुके हैं वो 18 वर्ष में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आगे छत्रियों का जन्म नहीं होगा, तो दिक्कत की बात है। आगे नरपति नाल बिसल देव रासो की बात करते हैं। यह विरह और श्रृंगार का काव्य है और इसी में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। आदिकाल केवल युद्धों का काल नहीं था, इसमें श्रृंगार की भी श्रेष्ठ रचनाएं देखने को मिलती थी। बिसल देव रासो संवत 1212 में लिखा गया था। अजमेर के राजा बिसल देव विग्रह राज चौथे और राजमती के विवाह का, वियोग का और पुनर्मिलन की कथा है। इसमें क्या है कि पहले राजमती का विवाह होता है, राजमती का विवाह होता है। राजमती का विवाह किससे होता है? बिसल देव से होता है। बिसल देव से इनका विवाह होता है और चलता है कुछ दिनों तक प्रेम का संबंध। उसके बाद क्या होता है कि कुछ बात होती है और कुछ बात होने में दिक्कत होती है, बस राजा चले जाते हैं इनको छोड़ करके। राजा उज्जैन चले जाते हैं। अब ये उज्जैन चले गए, अब ये अकेले बच जाती हैं, राजमती अकेले बच जाती हैं। अब कोई पथिक जा रहा होता है, अब पथिक से ये रोकती हैं कि देखो भाई तुम जा रहे हो तो मेरी कुछ व्यथाएं हैं, उसको तुम राजा से बता देना। अब जब वो पथिक जाने वाला जाता है तो उससे ये शुरू करती हैं बताने के लिए, और ये लगातार 12 महीने का वर्णन करती हैं कि मेरा दिन रात कैसे बीत रहा है, राजा से बता देना। और जब वो निकलने को होता है तो फिर उसके बाद जाता है, बताता है, फिर राजा आते हैं, फिर मिलन होता है राजमती से और फिर यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। हिंदी साहित्य में 12 मासा 12 महीनों के विरह का वर्णन की शुरुआत इसी ग्रंथ से मानी जाती है। यह काव्य वीर रस प्रधान न होकर के श्रृंगार रस प्रधान है और यही बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहना चाहते थे कि आप जो कहे हैं कि वीर गाथा का नाम होना चाहिए 12 ग्रंथों के आधार पे, तो ये जो ग्रंथ है यह वीर प्रधान न होकर के विरह प्रधान है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको इसीलिए वीर गाथात्मक काव्य की लिस्ट से हटा दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर काव्य की श्रेणी से इसे हटा दिया था। ठीक है, आगे अमीर खुसरो खड़ी बोली के अग्रदूत, अर्थात इनकी रचनाएं खड़ी बोली में सर्वप्रथम हुई। खड़ी बोली आज हम लोग बोलते हैं जो कि मानक हिंदी लैंग्वेज मानी जाती है। खड़ी बोली वर्तमान समय में मानक हिंदी मानी जाती है, मानक हिंदी। जीवन और सांस्कृतिक समन्वय। जन्म एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था 1253 ईस्वी में। उपाधि तूतवे ए हिंद का, अर्थात हिंद का तोता बोला गया इनको। हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे ये। और खुसरो ने 11 सुल्तानों का शासन देखा था। सबसे लंबा शासन देखने वाले यही हुए थे अमीर खुसरो। इनसे ज़्यादा अधिक सुल्तानों का शासन किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किया और खड़ी बोली की आधारशिला रखी। संगीत में सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय भी इन्हें ही जाता है, अर्थात अमीर खुसरो ने सबसे पहले सितार और तबले का आविष्कार भी किया था। आगे बात करें अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, तो ये पहेलियां लिखते थे। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। अर्थात इन्होंने कुछ पहेलियां लिखी और उस पहेलुओं का
उत्तर भी दिया कि मैं पहेलियाँ लिख रहा हूँ। एक थाल है, मोतियों से भरा हुआ है, सबके सिर पर हमेशा धरा रहता है, चारों वह फिरता रहता है, लेकिन उससे एक भी मोती अर्थात तारे नहीं गिरते हैं। तो वह कौन है? वह आकाश है। मुकरियाँ इन्होंने लिखा था, वह आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। अर्थात वह आती है तो शादी होता है। कौन आता है? शादी होता है, तो ढोल बजती है शादी में। उस बिन दूजा और न कोई, मतलब इसके जैसा कोई और तो बज नहीं सकता। ढोल जैसी बढ़िया आवाज कोई दूसरे बाजे से तो आएगी नहीं, तो उसके जैसा दूसरा और कोई नहीं हो सकता। मीठे लागे वाके बोल, जब ढोल बजती है तो सारे लोग कहते हैं हाँ अब बढ़िया, कहीं भी कोई भी संगीतमय कार्यक्रम हो रहा है उसमें से आप ढोलक निकाल दीजिए। फिर देखिए, ढोलक या फिर उसके रूप में तबला भी लोग बजाते हैं, तो ढोलक और तबला को अगर आप निकाल दीजिए तो वह म्यूजिक अच्छा नहीं लगेगा। तो वह संगीत जब अच्छा नहीं लगेगा तो मीठे लागे उसके बोल, सारे लोगों को उसके बोल मीठे लगते हैं। ए सखी साजन, वह कही ये सखी, इसका मतलब ये साजन है। तो अमीर खुसरो जी कह रहे हैं नहीं सखी, ये साजन नहीं है, ये ढोलक की बात हम कर रहे हैं। आगे कहते हैं, दो शकुन, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। अर्थात ये दो शकुन लिखते थे, कुछ बातों को लिखते थे और उसके बाद उसका कुछ उत्तर देते थे। जैसे रोटी जली क्यों, अब रोटी आप तवा पे डाल दीजिए, छोड़ दीजिए, जल जाएगी। घोड़ा अड़ा क्यों, अर्थात आप घोड़े को बांध दीजिए, घोड़े को चलाइए ही नहीं। घोड़े पर जब आप बैठने जाएंगे तो वो कहेगा कि नहीं, हम नहीं चलेंगे। और पान सड़ा क्यों, पान का पत्ता एक ऐसे रख दीजिए और उसको पलटी उल्टी ना, हवा नहीं लगेगा, सड़ जाएगा। तो क्यों? उत्तर फेरा न था। खुसरो ने खालिक बारी की रचना की थी और यह एक द्विभाषी फारसी हिंदी शब्दकोश था और 1.25 लाख खालिक बारी बिकी थी उस समय। वर्तमान समय में अगर कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उसको 1.25 लाख बिकने में समय लगता है। और ये खालिक बारी जो इन्होंने अमीर खुसरो ने लिखा था, और दो भाषा फारसी और हिंदी का शब्दकोश जो लिखा था, इसमें 12 खड़ी भी थी और यह 1.25 लाख बिकी थी उस समय। आगे बात करते हैं विद्यापति की। भक्ति और श्रृंगार का संगम इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पदावली लिखे थे। पदावली भक्ति है। जीवन परिचय, जन्म इनका मिथिला बिहार में हुआ था। अब देखो कुछ लोग बिहारी जो हैं, बिहारी की जो कवि उनका काव्य है, बिहारी का काव्य जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ बता देना जरूरी है कि बिहारी बिहार से नहीं थे। रीजन कि जब बिहारी बिहारी किया कहा जाता है तो बिहारी बिहार के लोग मान लेते हैं कि ये हमारे बिहार से ही थे। तो बिहारी हमेशा राजस्थान से थे, आप लोगों की जन्मभूमि से थे। तो ये आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि बिहारी ने 727 दोहों की रचना करके और रीतिकाल में अपना एक ऐसा स्थान बना लिया है जिसको युगों युगों तक याद किया जाएगा। जीवन परिचय, बिहार मिथिला संवत 1400 के लगभग इनका जन्म हुआ था। 1400 संवत के लगभग जन्म हुआ था। अगर 57 आप घटाएंगे तो आपका ईस्वी निकल आएगा, अर्थात 1343 ईस्वी। आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह थे। कीर्ति सिंह और शिव सिंह, शिव सिंह पर इन्होंने लिखा था कीर्ति पताका और कीर्ति लता लिखी थी कीर्ति सिंह पर। मैथिली भाषा में कोकिल के समान मधुर काव्य रचने के कारण इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा गया। अर्थात इन्होंने जो कोयल की आवाज़ बहुत सुंदर लगती है, लोग सुनते हैं ना तो कहते हैं कोयल बोल रही है, वैसे ही इन्होंने मैथिली भाषा में रचनाएं की थी, तो इन्हें मैथिली कोकिल कहा गया। विद्यापति को अभिनय जयदेव, अब ये अभिनय जयदेव कहा किसने था? तो अभिनय जयदेव राजा शिव सिंह ने कहा था, क्योंकि शिव सिंह इनके मित्र थे। तो अभिनय जयदेव की उपाधि राजा शिव सिंह ने दी थी इनको। कवि शेखर, दशावधान भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो कि पदावली है। पदावली में राधा और कृष्ण के एक प्रेम को दिखाया गया है। पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी ग्रंथ है। भाषा मुख्य विवरण, पदावली, पदावली जो है वो मैथिली में है। राधा कृष्ण का श्रृंगारिक वर्णन भक्ति और श्रृंगार का अनूठा मेल है। अर्थात राधा के सौंदर्य का, राधा के रीझने का, राधा कृष्ण के मिलन का एक यहाँ पे अनूठा वर्णन किया गया है, जो कि पढ़ने पर देखता है कि यहाँ पे श्रृंगार रस का अधिक और जो भगवत प्रेम है वह थोड़ा कम देखने को मिलता है। कीर्तिलता
अवहट्ट रचनाएं राजा कीर्ति सिंह की वीरता के वर्णन पे किया गया। इसे भृंग और भृंगी संवाद भी कहा जाता है। अब ये भृंग और भृंगी संवाद किसी ने कहा है, तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में इसकी भी रचना है। राजा शिव सिंह की विजय गाथाओं का वर्णन है। देसिल जैन बैना सब जन मिठा ते तैसन जम्पमी अवहट्टा विद्यापति मातृभाषा की मिठास पर कहते हैं कि देसिल बैना सब जन मिठा, अगर देसी भाषा अगर आप लोग जानते हैं तो सब कुछ अच्छा है, उसके जैसा कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं आदिकाल के अन्य प्रमुख कवि एवं रचनाओं के बारे में। दलपति विजय ने खुम्माड़ रासों की रचना की थी। 9वीं शताब्दी मेवाड़ का इतिहास, इन्होंने मेवाड़ के इतिहास के आधार पे खुम्माड़ रासों की रचना की थी। अगर नाल सिंह की बात करें तो ये विजयपाल रासों की रचना करते हैं। करौली के राजा की विजय की रचना विजयपाल रासों में मिलती है। सारंगधर हम्मीर रासो लिखते हैं। इसके बहुत कम दोहे उपलब्ध होते हैं वर्तमान समय में, और ये रणथंभौर के राजा हम्मीर का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। कुशल लाभ ने लिखा था ढोला मारू रादुहा, लोकप्रिय राजस्थानी प्रेम कथा है। कवि कल्लोल ने भी इसमें योगदान दिया था, लेकिन कवि कल्लोल ने इसको प्रथम लिखा था। कुशल लाभ ने इसमें कुछ छंद जोड़े थे, और फिर उसके बाद कुशल नाभ के नाम से इसे जानने लगे लोग। अर्थात मतलब कोई करके गया कि चलिए हम पूरा घर बना देते हैं, 2-3 फ्लोर उसने बना दिया था, कोई आया चौथा फ्लोर बनाया और उसके बाद उसके अपने नाम पे रजिस्ट्री करा ली। वही काम इन्होंने किया था। रोड़ा कवि राहुल बेल शिलांकित कृति गद्य पद्य मृसित चंपूका भी इन्होंने रचना की है। राहुल बेल की रोड़ा कवि के द्वारा रचना की गई है। यहाँ पे आदिकालीन भाषा का स्वरूप देखते हैं डिंगल भाषा और पिंगल भाषा। जैसा पहले ही मैंने बताया था कि जब हम लोग पृथ्वीराज रासो देख रहे थे तो उसमें डिंगल भाषा और पिंगल भाषा पहले मैंने बताया था। तो डिंगल भाषा अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी होती थी, और इसमें क्या किया जाता था, इसमें उत्साह बढ़ाया जाता था। आप युद्ध कैसे करेंगे और आप युद्ध के क्षेत्र में जाएंगे तो आपके अंदर उत्साह बना रहना चाहिए। अगर उत्साह नहीं बना रहेगा तो उस समय दिक्कत हो जाएगी। और वहीं पर जब पिंगल भाषा थी तो ये ब्रज भाषा में मीठी बोली थी, इसमें प्रेम श्रृंगारिक वर्णन किया जाता था। तो यह कठोर ध्वनि वाली भाषा थी जिसका प्रयोग वीर रस के लिए किया जाता था, डिंगल भाषा। और यह मधुर और कर्णप्रिय भाषा थी जिसका प्रयोग श्रृंगार रस के लिए किया जाता था। ये हो गई आपकी पिंगल भाषा। इसी काल में अपभ्रंश से पुरानी हिंदी और फिर खड़ी बोली का विकास हुआ था। कौन से काल में, तो आदिकाल में। अब आदिकाल की 10 प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बात करते हैं। तो पहली प्रवृत्ति क्या थी, युद्धों का सजीव और प्रत्यक्ष वर्णन। अर्थात राजाओं के साथ जो कवि होते थे वो जाया करते थे युद्ध में, और जब जाते थे तो वो युद्धों को सजीव देखते थे कि ये युद्ध कैसे लड़ा जा रहा है, कि राजा क्या कर रहे हैं, मंत्री क्या कर रहे हैं, सारे लोग क्या कर रहे हैं, तो उसका वो सजीव वर्णन किया करते थे। जिससे क्या होता था ना कि काव्य पढ़ने वाले लोगों के लिए अच्छा लगता था, और वो बढ़ा चढ़ा कर भी करते थे। अगर राजा ने 2 लोगों को मारा तो वो 4 लोगों का वर्णन करते थे, राजा ने 4 लोगों को मारा, ताकि राजा की महिमा भी बढ़नी चाहिए। ऐतिहासिकता के नाम पर कल्पना की प्रधानता होती थी इसमें। जैसे हमारे राजा ने ये कर दिया, अब युद्ध बीते हो गया कुछ समय और उन्होंने कह दिया हमारे राजा भगवान ही थे, हमारे राजा भगवान के स्वरूप थे। वीर रस और श्रृंगार रस का अद्भुत समन्वय हो गया। पृथ्वीराज रासों में आप लोगों को संयोगिता पढ़ ले श्रृंगार रस देखने को मिलता है, और जब वह युद्ध करने के लिए जाते हैं युद्ध के मैदान में अफगानिस्तान में मोहम्मद गौरी से, तो उस समय आपको युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है वीर रस का। आश्रयदाताओं की अतिशयोक्ति प्रशंसा, अर्थात जो आश्रयदाता थे उनकी इतनी प्रशंसा कर दो, इतनी प्रशंसा कर दो कि वो इतने प्रसन्न हो जाए, उठा के धन दे दें, कभी अमीर हो जाएंगे। राष्ट्रीय चेतना का भाव, केवल अपने छोटे राज्य के लिए लड़ना। अर्थात क्या होता था कि जो कवि हैं वह छोटे से राज्य में है, और छोटे से राज्य में अपने राज्य को इतना बड़ा बता दिए कि हमारा राज्य ही सबसे ज्यादा है, अर्थात भारत है, मान लीजिए ये भारत है, और भारत में छोटे छोटे 500 राज्य हो गए। तो अब क्या है कि कोई भी कवि भारत का वर्णन नहीं कर रहा है कि भारत एक महान देश है। ये क्या कर रहा है, ये 500 राजाओं का वर्णन कर रहा है। ठीक है।
और जब ये 500 राजाओं का, तो ये सबको सर्वोच्च बता दे रहा है, सबको सर्वोच्च बता रहे हैं। जब सभी लोग सर्वोच्च हैं तो सभी लोग आपस में युद्ध कर रहे हैं। अब सभी लोग आपस में युद्ध करेंगे, आपस में युद्ध, और जब आपस में युद्ध करेंगे तो एकता का विखंडन होगा, एकता का विखंडन। और जब एकता का विखंडन होगा तो एकता के विखंडन के बाद विदेशी आक्रमण होगा, विदेशी आक्रमण। और जो विदेशी हैं वह लोग क्या करेंगे, विदेशी आक्रमण करके छोटे राजाओं को, छोटे राजाओं को हराना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, देश गुलामी की परंपरा में आ गया। तो ये कथा चली थी। तो यहाँ से देखा ना कि राष्ट्रीय चेतना का अभाव यहाँ पर हुआ। छोटे छोटे राज्यों के लिए कवियों ने अपना वर्चस्व बताया कि हमारे जो राजा हैं वह सर्वोच्च हैं, वह युद्ध लड़ेंगे तो भगवान के रूप में सबको मार के आ जाएंगे। परंतु क्या हुआ कि ये 500 राजा थे भारत में, और 500 राजाओं की शक्तियां छोटी छोटी थी, ये सबका सबको सर्वोच्च बताते थे। आपस में ये लोग युद्ध लड़ना शुरू कर दिए, और आपस में लड़ने के कारण अपनी ही शक्ति को ये ह्रास करते चले गए। और जब एकता का विभाजन हुआ तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला कि जब विदेशी आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रमणों में छोटे राजाओं को ये हरा दिए विदेशी आक्रमण करने वाले, क्योंकि वो बड़े थे, और उसके बाद देश गुलाम हो गया। तो यहाँ पे प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन रूप में चित्रण होता था, अर्थात प्रकृति के रूप में जो कवि थे वो आलंबित हो जाते थे, उन्हीं के रूप में चित्रण करते थे प्रकृति में कैसा स्वरूप चल रहा है। और प्रकृति के जो हवाएं चलती थी, हवाओं से झोंका उड़ता था, तो जो हम श्रृंगार वर्णन करते तो उसमें हवाओं के झोंके से कैसे नायिका का सौंदर्य उद्दीप्त हो रहा है, नायिका के सौंदर्य पे कैसे जो नायक है वह रीझ रहा है। तो ये प्रकृति का आलंबन लेकर के आलंबन और उद्दीपन करते थे। डिंगल और पिंगल शैलियों का व्यापक प्रयोग किया जाता था वर्तमान समय में जो काव्य होते थे। रासो काव्य परंपरा का विकास भी हुआ था, जैसे आप लोग देख रहे हैं परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, तो सारे रासो काव्य की परंपरा का यहाँ पे हो रहा है। छंदों की विविधता, अब 68 छंदों का प्रयोग मिल रहा है आपको एक एक काव्य में। इतने इतने काव्य चल रहे हैं कि अलग अलग काव्यों का ही मतलब छंद ही छंद आ जा रहे हैं एक एक काव्य में। जनसाधारण से कटा हुआ साहित्य, दरबारी संस्कृति, अर्थात एक दरबार में हम हैं, अपने राजा की प्रशंसा किए, राजा को सुना दिए, जनसाधारण से कोई मतलब नहीं है, जनता क्या कर रही है अब कुछ भी करे उससे हमसे मतलब नहीं है, हमें पैसा मिला हमने लिख दिया, राजा का वर्णन कर दिया। अब यह है महत्वपूर्ण तथ्य, एक नजर में आप याद कर दीजिए कि शुक्ल जी 12 वीर गाथाओं की रचनाओं के आधार पे वीर गाथा काल का नाम दिए थे। 84 सिद्ध थे सिद्ध साहित्य में, 9 नाथ थे, और 6 रासों के समय 69 रासों को, मतलब कि पृथ्वीराज रासों को 69 समय सर्ग में बांटा गया है। आदिकाल हिंदी साहित्य की वह शैशवावस्था है जिसने आगे चलकर भक्ति काल के स्वर्ण युग की नींव रखी, अर्थात अगर आदिकाल नहीं चला होता तो हमारे ये शैशवा वीर जो भक्ति काल है इसकी नींव अच्छे से नहीं पड़ी होती। भक्ति काल में जो अच्छी अच्छी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं वह रचनाएं नहीं हुई होती। निष्कर्ष एवं साहित्य पर प्रभाव। आदिकाल हिंदी साहित्य का वह महत्वपूर्ण द्वार है जहाँ से हमारी भाषा संस्कृति ने नया मोड़ लिया, अर्थात पहले हम पाली भाषा, प्रकृति भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषाओं में रचना करते थे। आदिकाल 1000 ईस्वी के बाद हम अपभ्रंश भाषा को छोड़ करके हिंदी भाषा में रचना करना शुरू कर दिए। तो वहाँ से क्या हुआ कि ये हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण द्वार इसलिए कहा जाता है कि हम अपभ्रंश को छोड़े हिंदी में आए और भाषा संस्कृति ने नया मोड़ लिया। भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास हुआ। नींव निर्गुण भक्ति नाथों ने, सगुण भक्ति विद्यापति ने बीज रखी, अर्थात सगुण भक्ति जो हम राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये सारी भक्ति देखते हैं, इसका जो है वह नींव रखा विद्यापति ने, और निर्गुण भक्ति का नाथों ने रखा था, अर्थात जो निर्गुण में ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी हम देखते हैं वह निर्गुण की नींव हमारे नाथों ने रखी थी। प्रश्न और अभ्यास आगे आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आदिकाल समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।